हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हम एक एक करके सभी गोहिल शासकों का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, कुंभा की राजनैतिक उपलब्धियाँ कल हमने पढ़ी थी। राजनैतिक उपलब्धियाँ कल हम राणा कुंभा के बारे में पढ़ रहे थे। राणा कुंभा के बारे में हमने पढ़ा कि राणा कुंभा जब अपने पिताजी के साथ नौकल के साथ अहमद शाह, गुजरात के शासक अहमद शाह से लड़ने के लिए जीलवाड़ा राजसमंद में कैंप में बैठे थे, तो उस टाइम उनके पिता की वहाँ हत्या हो जाती है और राणा कुंभा वहाँ से भगकर चित्तौड़ आ जाते हैं और अपनी दादी जो थी हंसाबाई, उनको सभी जानकारी देते हैं। उसके बाद रणमल वहाँ का कुंभा का संरक्षक बनता है। उसके बाद रणमल का प्रभाव मेवाड़ में बढ़ जाता है और रणमल वहाँ का शासक बनना चाहता है। इसी बीच रणमल की एक प्रेमिका होती है भारमली, जो रणमल को मरवा देती है या मरवाने में मदद करती है। राणा चुंडा वापस मालवा से आ जाते हैं। इसी बीच ये सभी घटनाएं लगातार चल रही थी। उसके बाद हमने देखा आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि में हमने देखा कि सन 1453 में जोधा और कुंभा के मध्य करवाई जाती है। आवल बावल नाम इसलिए पड़ा क्यों आवल का मतलब आंवला और कहते हैं हरी भरी जहाँ खेती होगी वो क्षेत्र कहलाएगा मेवाड़ का। आवल का क्षेत्र कहला रहा था मेवाड़ का क्षेत्र, और बावल का मतलब बबूल या जहाँ बंजर जमीन पाई जाएगी वो क्षेत्र था मारवाड़ का। इस कारण इस संधि का नाम पड़ा था आवल बावल की संधि। ये सन 1453 में हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी? तो हम बोलेंगे कि मारवाड़ का था कौन? जोधा, और मेवाड़ का था कुंभा। इन दोनों के बीच आवल बावल की संधि सन 1453 में हंसाबाई ने करवाई। ये बात हम कल पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने देखा कल एक संधि होती है। उससे पहले सन 1437 में सहारनपुर के युद्ध में मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी, उसको कुंभा हरा देते हैं। उसी के कुछ दिन बाद नागौर के शासक थे शम्स खां ने कुतुबुद्दीन शाह से मदद ली और कुंभा से लड़ने का, जब कुतुबुद्दीन शाह कुंभा से लड़ने आए थे उस टाइम कुतुबुद्दीन शाह को भी हरा देते हैं। इसी के बीच एक संधि होती है चंपानेर की संधि सन 1456 ईस्वी में। चंपानेर की संधि कुतुबुद्दीन शाह जो गुजरात का शासक था उसी के और महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था, दोनों के मध्य कुंभा के विरुद्ध होती है कि हम दोनों मिलकर कुंभा से लड़ाई लड़ेंगे। और सन 1457 में एक युद्ध होता है बदनौर का युद्ध। बदनौर के युद्ध में दोनों गुजरात के शासक और मालवा के शासक दोनों युद्ध लड़ने आते हैं और कुंभा से हार कर वापस चले जाते हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था सिरोही अभियान। सिरोही अभियान में सिरोही के शासक थे जिन्होंने कुतुबुद्दीन शाह की मदद करी थी, उनका नाम था सैसमल देवड़ा। उसको भी कुंभा ने हराया और सिरोही पर अधिकार किया था, तो वो सिरोही विजय भी कुंभा की एक राजनीतिक उपलब्धि थी। ये चीज़ें हम कल पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ेंगे। सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कुंभा की। तो कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता? स्थापत्य कला का जनक कुंभा को कहा जाता है। ये बात पहला ध्यान रखें, स्थापत्य कला का जनक। ओके, दूसरी हम बात करें, स्थापत्य कला का जनक इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने बहुत से दुर्गों का निर्माण करवाया। उसी के साथ अनेक इमारतों का निर्माण करवाने के कारण ही इन्हें स्थापत्य कला का जनक, आधुनिक जो मंदिर थे उस टाइम में मंदिरों का निर्माण भी करवाया। उसी के साथ ये संगीत प्रेमी भी थे, संगीत से भी संबंध रखते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्थापत्य कला का जनक कहा गया। उन्होंने सबसे पहले अपना सारंगपुर का जो युद्ध था उस जीत के उपलक्ष्य में, सारंगपुर का युद्ध जो 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी के साथ लड़ा था, उसमें जीत के बाद इन्होंने निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण इन्होंने करवाया सन 1437 में। सारंगपुर का युद्ध या हम उसी युद्ध को बोलते हैं मालवा का युद्ध।
उसमें जीत के बाद इन्होंने सहारनपुर के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ की बात करें तो चित्तौड़ में स्थित है। पहली बात, थोड़ा सा विजय स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। तो मैं बताऊं, विजय स्तंभ के दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ। इसको हम बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। उसके बाद मैं बात करूं तो इसको हम बोलेंगे विष्णु ध्वज। क्या बोलेंगे? विष्णु ध्वज। या और बात करूं तो इसका दूसरा नाम है गरुड़ ध्वज। अच्छा, और मैं इसके अलावा भी बात करूं तो इसको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर, इतना ध्यान रखें। ये विजय स्तंभ के दूसरे नाम हैं। क्या क्या है विजय स्तंभ का? विजय क्या? कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज और मूर्तियों का अजायब घर। अब बात करेंगे कुछ महान इतिहासकारों की जिन्होंने विजय स्तंभ को क्या क्या कहा है। तो पहले बात करेंगे हम गोपीनाथ शर्मा की। गोपीनाथ शर्मा एक बड़े इतिहासकार थे। गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को बोला है हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ संग्रहालय। हिंदू देवी देवताओं के द्वारा सजाया गया संग्रहालय। ये किसने बोला? ये बोला है गोपीनाथ शर्मा ने, हिंदू देवी देवताओं द्वारा सजाया हुआ संग्रहालय। इतनी बात हुई। उसके बाद हम बात करेंगे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये भी एक बड़े इतिहासकार थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने विजय स्तंभ को कहा है क्या? पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष की संज्ञा दे दी। पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष की संज्ञा किसने दे दी? हीराचंद ओझा ने। पौराणिक देवताओं की अमूल्य कोष की संज्ञा विजय स्तंभ को दे दी डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। इतनी बात ध्यान रखें। ये थी विजय स्तंभ की बातें। अब मैं थोड़ा विजय स्तंभ की बात गहराई में थोड़ी बात करें विजय स्तंभ की। तो विजय स्तंभ की जो इमारत है वो 9 मंजिला है। ये ध्यान रखें। इसका विजय स्तंभ का निर्माण मैंने बताया किसने करवाया था? कुंभा ने। विजय स्तंभ की जो इमारत है वो 9 मंजिला इमारत है। 8वीं जो मंजिल है, 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल पर मूर्ति नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में एक शब्द लिखा हुआ है। वो शब्द है अल्लाह शब्द। क्या शब्द था? अल्लाह। ये बात ध्यान रखें। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द। वास्तुकार कौन था? वास्तुकार की अगर बात करें, विजय स्तंभ की बात चल रही है, वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार था जैता के अलावा था पुंजा के अलावा था पोमा और नापा। ध्यान रखें, जैता, पुंजा, पोमा और नापा, ये 4 विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। इतनी बातें हो गई। मैं बता दूं, जो विजय स्तंभ है ये राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुई थी। पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुई। ये ध्यान रखें, राजस्थान की वो पहली कौन सी इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुई? तो हम क्या करेंगे? आंसर हम इसका करेंगे क्या? विजय स्तंभ। अब मैं बताऊं, कुछ इतिहासकारों ने इसकी तुलना भी की है। तो मैं बता दूं, कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार है, उन्होंने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। किससे की है? कुतुब मीनार से। इतना ध्यान रख लेंगे। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। उसके अलावा दूसरे तुलनाकार की बात करें या दूसरे इतिहासकार की बात करें, फर्ग्यूसन, जिन्होंने इसकी तुलना किससे की है? टार्जन टावर जो रोम देश में स्थित है। दूसरा ध्यान रखें, टार्जन टावर से इसकी तुलना फर्ग्यूसन ने की है। इतना ध्यान रह जाएगा। ये थी विजय स्तंभ की कुछ विशेष बातें। अब मैं आपको बता दूं विजय स्तंभ के प्रतीक, थोड़ा सा ध्यान रखें।
राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक है वो विजय स्तंभ है, राजस्थान पुलिस। उसके बाद मैं बात करूं राजस्थान माध्यमिक बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड, इसका भी जो क्या नाम प्रतीक है वो क्या है, वो क्या है, विजय स्तंभ। उसके अलावा मैं बात करूं, उसके अलावा जो मैं बात करूंगा अभिनव भारत, अभिनव भारत, जो वीर सावरकर का संगठन था, वीर सावरकर का जो संगठन था अभिनव भारत, उसका जो भी जो प्रतीक चिन्ह है वो भी क्या है, विजय स्तंभ। तो ध्यान रखें, राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड और अभिनव भारत, इनका क्या नाम है, प्रतीक चिन्ह है जो विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ के बारे में हमने देखा, क्या क्या देखा, पहली जो सांस्कृतिक उपलब्धि थी वो थी विजय स्तंभ। तो सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद सन 1437 में कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। मैं बताया मैंने कि वो जो 9 मंजिला है, 8वीं मंजिल पर मूर्तियां नहीं है और तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसकी तुलना गोपीनाथ शर्मा ने हिंदू देवी देवताओं से सजा है वो संग्रहालय बोला है। उसके अलावा गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष की संज्ञा दे दी है। उसके अलावा तुलना करी कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, इसे कुतुब मीनार कहा या कुतुब मीनार से तुलना कर दी। उसके बाद फर्ग्यूसन ने टार्जन टावर जो रोम देश में स्थित है उससे तुलना करी। और यह राजस्थान की पहली इमारत जिसमें डाक टिकट जारी हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे, ये था इनका विजय स्तंभ। इसका दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ, जो मैंने तुम्हें लिखा भी, कीर्ति स्तंभ, देखो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ है, एक हमने पढ़ा है जैन कीर्ति स्तंभ। पहले बता दूं, एक कीर्ति स्तंभ, इसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है जिसका उल्लेख किसने किया है, अत्रि और महेश ने। अत्रि और महेश का संबंध बाप बेटे से था। अत्रि ने इसका कार्य शुरू किया था और महेश ने इसका कार्य पूरा किया था, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का। ऐसे ही हम पढ़ेंगे जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में आगामी वीडियो में, ठीक है। इतना था किसके बारे में, ये था विजय स्तंभ के बारे में। अब हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे महाराणा कुंभा की किलों के बारे में। महाराणा कुंभा को कहा जाता है, जो प्रमुख लेखक थे श्यामल दास, नाम सुना होगा, जो भीलवाड़ा से थे श्यामल दास की एक पुस्तक है वीर विनोद। एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ध्यान रखें, जो वीर विनोद जो पुस्तक है उसके लेखक श्यामल दास हैं। ध्यान रखें, एक वीर विनोद पुस्तक के लेखक हैं श्यामल दास, जो भीलवाड़ा से हैं। श्यामल दास ने अपनी पुस्तकों में बताया कि राजस्थान में कुल 84 किले हैं। 84 किलों में से 32 किलो का निर्माण कुंभा ने करवाया। अधिक सबसे अधिक किलो का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने। इसी कारण इन्हें स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। 84 में से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया, राणा कुंभा ने। उनमें से कुछ विशेष स्पेशल है जिनकी हम बात करें। पहला जो किला है उसके हम बात करेंगे कुंभलगढ़ की बात करें तो राजसमंद जिले में स्थित है, राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है कुंभलगढ़ किला। इसका वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार कौन, मंडन। चलो जी ठीक है। कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित, राजसमंद में। वास्तुकार कौन, मंडन। उसके बाद हम बात करें, ये मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी कहलाती थी। या कुंभलगढ़ को हम कह सकते हैं संकटकालीन राजधानी। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। सबसे ऊपर जो किला है उसे हम कहते हैं कटारगढ़। क्या कहते हैं, कटारगढ़। यह सबसे ऊपर मंजिल जो है इस कुंभलगढ़ की उसे कहा जाता है कटारगढ़, जो कुंभा का निजी निवास कहलाता था। इतनी बातें हो गई। उसके हम बात करें, कटारगढ़ दुर्ग को हम कहते हैं मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ को क्या बोलेंगे, मेवाड़ की आंख।
चलो जी, ये बातें हो गई किसके बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई जो मैंने अभी तुम्हें बताया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है इसका इतिहास, इसके रचनाकार कौन थे, अत्रि और महेश, जो मैंने तुम्हें बताया अभी। अत्रि पिता और महेश पुत्र था। अत्रि ने कार्य शुरू किया और महेश ने कार्य पूरा किया। तो हम कह सकते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ दुर्ग में लगी हुई है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में कहाँ लगी हुई है, इसके पास एक है मामादेव मंदिर। ये मामादेव मंदिर के पास लगी हुई है। कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव मंदिर है, उसके पास कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है। प्रशस्ति में देखो क्या लिखा है, प्रशस्ति में लिखा है कि कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है। पहली बात, धर्म और पवित्रता का अवतार किसको बताया गया है, कुंभा को। धर्म और पवित्रता का अवतार किसे बताया गया है, राणा कुंभा को। इतनी बात हो गई। दूसरी बात सुनो, इसमें और क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कर्ण व भोज के समान। तुमने सुना होगा दानवीर कर्ण। कर्ण व भोज के समान दानवीर। कर्ण व भोज के समान दानवीर, ये बताया गया है किसे, राणा कुंभा को। कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है उसमें राणा कुंभा के बारे में लिखा गया है, धर्म व पवित्रता का अवतार। और दूसरी बात, कर्ण व भोज के समान दानवीर। इसके अलावा हम दुर्गों की बात करें, ये था कुंभलगढ़ दुर्ग। दूसरा हम दुर्ग की बात करें, अब बस उनका नाम थोड़ा देख लें, ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात करेंगे हम बसंतगढ़ का दुर्ग, या इसको बसंती दुर्ग भी बोलते हैं। बसंतगढ़ का दुर्ग, इसे बासंती दुर्ग भी कहते हैं, जो सिरोही में स्थित है। इतना ध्यान रखें, बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में है, इतना ध्यान रह जाएगा। तीसरी बात करें अचलगढ़, वो भी कहाँ है, सिरोही में। वो कहाँ है, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है, सिरोही में। उसके अलावा हम बात करेंगे, बसंतगढ़ हो गया। उसके बाद मचान दुर्ग की बात करें, मचान दुर्ग, ये कुछ इंपॉर्टेंट दुर्ग हैं, वैसे टोटल तो 32 हैं। मचान दुर्ग भी कहाँ है, सिरोही में। चलो, ये थे सिरोही के दुर्ग। उसके अलावा हम बात करेंगे किसकी, भौमट दुर्ग, जो उदयपुर में स्थित है। उसके बाद हम बात करें भौमट दुर्ग जो उदयपुर में है। उसके अलावा हम बात करें बैराठ का दुर्ग, जो कहाँ है, देखो बैराठ दुर्ग देखते क्या होता है, लोग देखेंगे बैराठ तो जयपुर में है, सीधा लगा देंगे जयपुर। लेकिन जो बैराठ दुर्ग है कुंभा का, वो है बेटा भीलवाड़ा में। कहाँ है, भीलवाड़ा में। ये थे इनके किले। अभी हम कुंभा के बारे में आगे पढ़ेंगे। किले हो गए, सारे किले मैंने तुम्हें बता दिए किले। अब हम पढ़ेंगे कुंभा के बारे में आगे और सांस्कृतिक उपलब्धियां। हाँ तो साथियों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट उपलब्धियां, जिनमें हम बात करेंगे कुंभा के समय में चित्तौड़ के मंदिर। ठीक है, पहला मंदिर बात करें कुंभ श्याम मंदिर। देखो एक ध्यान रखना, जो कुंभ श्याम मंदिर है ना, ये कुंभलगढ़ में है। और कुंभ स्वामी मंदिर आ जाए तो ध्यान रखना, कुंभ जो स्वामी आ जाएगा जहाँ लास्ट में लगा हुआ, वो मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इतना ध्यान रखें, कुंभ श्याम कहाँ है, कुंभलगढ़ में, और कुंभ स्वामी कहाँ है, चित्तौड़ में। ध्यान रखें। उसके बाद एकलिंग जी में विष्णु मंदिर, एकलिंग जी में विष्णु मंदिर, जिसको हम बोलते हैं मीरा मंदिर। ये ध्यान रखें, ये सब कुंभा के टाइम के मंदिर है। तीसरे मंदिर की हम बात करें श्रृंगार चौरी मंदिर। इस मंदिर को हम कहते हैं शांतिनाथ मंदिर। शांतिनाथ मंदिर भी हम इस मंदिर को कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, शांतिनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो वेला भंडारी नामक व्यक्ति, जो चित्तौड़गढ़ का कोषाध्यक्ष था। वेला भंडारी जो चित्तौड़गढ़ का कोषाध्यक्ष था। श्रृंगार चौरी मंदिर, जिसे शांति मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण करवाया या उसका काम शुरुआत करवाई वेला भंडारी, जो चित्तौड़ का कोषाध्यक्ष था। उसके बाद हम बात करें चौथा मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर। आप लोगों ने खूब सुना होगा रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर की हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, रणकपुर का जैन मंदिर 1444 स्तंभों पर टिका हुआ है, 1444 स्तंभों पर खड़ा है
रणकपुर का जैन मंदिर। इसका निर्माण करवाया था एक जैन व्यापारी था, जैन व्यापारी, जिसका नाम था धरणक शाह, धरणक शाह, जिसने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। और इसमें आदिनाथ महाराज की मूर्ति थी, या आदिनाथ की मूर्ति थी, या आदिनाथ को समर्पित था। इतनी बातें हो गई। ये बातें किसकी थी? रणकपुर के जैन मंदिर की। 1444 स्तंभों पर खड़ा मंदिर है, इस कारण इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर को स्तंभों का अजायब घर भी कहते हैं। ये बात ध्यान रह जाएगी, अजायब घर। ठीक है, अजायब घर क्यों कहते हैं? क्योंकि 1444 पर टिका हुआ है। अब बात करेंगे हम, ये थी मंदिर के टाइम, कुंभ श्याम मंदिर, विष्णु मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर और रणकपुर का जैन मंदिर। ये चार बातें। रणकपुर ये कहाँ है? ये पाली में स्थित है, ध्यान रखें। बाकी सब चित्तौड़ में स्थित हैं, तीनों कहाँ है? चित्तौड़ में। इतना ध्यान रख लें। उसके बाद बात करेंगे कुंभा के बारे में। साहित्य अच्छा, कुंभा था जो कुंभा, राणा कुंभा एक अच्छा साहित्यक था, अच्छा साहित्यक था। देखो ये कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग करते ज़्यादा? वीणा। ये बात ध्यान रखें। कुंभा का लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था? तो ध्यान रखें वीणा। या कुंभा कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग करते थे? कुंभा तो वीणा। ये बात कहाँ मिलती है हमें? ये अत्रि और महेश द्वारा जो लिखी प्रशस्ति है उसमें हमें मिलती है कि कुंभा वीणा बजाते थे। तो कह सकते हैं हम कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि कुंभा वीणा बजाते थे। इतनी बातें हो गई। उसके बाद बात करेंगे हम कुंभा के जो संगीत गुरु थे। कुंभा के, देखो एग्जाम ये बढ़ेगा, कुंभा का गुरु पूछे तो हीरानंद मुनि, और कुंभा का संगीत गुरु पूछेगा तो उसका नाम है सारंग व्यास। सारंग है ये, सारंग व्यास। ध्यान रखें, संगीत गुरु सारंग व्यास, और वैसे गुरु की बात करें तो हीरानंद मुनि। ओके, इतनी बातें हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे कुंभा की टीकाओं की। कुंभा की टीका, उसके पहले हम एक चीज़ बात करें, कुंभा की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखो ये कुंभा की पुस्तकें हैं। पहली है सुधा प्रबंध, दिख रही है आपको, सुधा प्रबंध। उसके बाद दूसरी क्या है? कामराज रतिसार, जो 7 भागों में बटी हुई है। तीसरी है संगीत सुधा। चौथी है संगीत मीमांसा। देखो संगीत मीमांसा के है ना, संगीत मीमांसा। उसके बाद संगीत क्रम दीपिका। छठी है संगीत राज। ये ध्यान रखें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, संगीत राज, क्योंकि संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पाठ रतन कोश, दूसरा है गीत रतन कोश, तीसरा नृत्य रतन कोश, चौथा है वाद रतन कोश, और 5वां है रस रतन कोश। ध्यान रखें, संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया है और कामराज रतिसार को 7 भागों में बांटा गया है। ये कुंभा की 6 पुस्तकें हैं, ये ध्यान रखें। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत राज। संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया है, पाठ रतन कोश, संगीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश और रस रतन कोश। ये बात हो गई कुंभा के साहित्य पुस्तकों के बारे में। अब हम बात करें कुंभा की टीकाएं। कुंभा की कौन कौन सी टीका थी? सुने, कुंभा की टीका की मैं बात करूं तो पहली टीका की हम बात करेंगे। पहली है जयदेव की जो पुस्तक थी गीत गोविंद। पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखें, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर एक टीका लिखी, पहला ध्यान रखें, पहली। दूसरी बात ध्यान रखें, दूसरी टीका की बात करें, सारंगधर की पुस्तक थी संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। तो सारंगधर की संगीत रत्नाकर, ध्यान रखें, सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। तीसरी लिखी बाण भट्ट जो लेखक थे, बाण भट्ट की पुस्तक थी एक चंडी शतक पर भी इन्होंने टीका लिखी। ये इनकी कुछ टीकाएं थी। और कुंभा के 4 नाटक थे, वो भी ध्यान रखें, 4 नाटक। ये नीचे आ रही वीडियो है ना। 4 नाटक थे। 4 नाटक, पहले नाटक की हम बात करें तो ध्यान रखें मुरारी संगति जो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था। इनकी भाषाएं ध्यान रखें, पहली थी मुरारी संगति जो कन्नड़ भाषा में, दूसरा था रसनंदिनी,
रस नंदिनी। रस नंदिनी था जो मेवाड़ी भाषा में लिखा हुआ था। रस नंदिनी कौन सी भाषा में था? मेवाड़ी भाषा में लिखा हुआ था। तीसरे हम नाटक की बात करें तो तीसरा था नंदिनी व्रती। और चौथे हम नाटक की बात करेंगे तो था चौथा जो नाटक था वो था अतुल्य चातुरी। ये 4 नाटक थे। पहला था मुरारी संगीति जो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था। दूसरा था रस नंदिनी जो मेवाड़ी भाषा में लिखा हुआ था। तीसरा था नंदिनी व्रती जो मराठी भाषा में लिखा हुआ था। कौन सी भाषा थी? मराठी। और चौथा था अतुल्य चातुर जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। ध्यान रखें। तो हम कह सकते हैं कुंभा के 4 नाटक मुरारी संगीति, रस नंदिनी, नंदिनी व्रती और अतुल्य चातुर जो कन्नड़, मेवाड़ी, मराठी और संस्कृत भाषाओं में लिखे हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि कुंभा कन्नड़, मेवाड़ी और मराठी और संस्कृत भाषा का भी विद्वान था। तो ये बातें थी कुंभा के बारे में। अभी हम इनके बारे में आगे देखेंगे। कुंभा के कुछ परिवार की बातें हैं वो अभी बात करते हैं। हाँ तो साथियों हम लगातार देखते आ रहे हैं कुंभा के बारे में। अब हम देखेंगे कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन था? कुंभा के दरबारी विद्वान देखो, पहला था कान्हा व्यास, दूसरा था मेहाजी, ये थे दरबारी विद्वान। दूसरा मेहाजी, तीसरा हमने मंडन तो पढ़ाई है अभी थोड़ी देर पहले। विजय स्तंभ का जो वास्तुकार थे कौन थे? मंडन। नाथा था मंडन का भाई, गोविंद थे मंडन के बेटे। एक बात ध्यान रखें, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्न में से कुंभा की पुस्तक नहीं है और उसमें पुस्तक डाल दी जाती है कलानिधि, और हमें लगभग पढ़ा रहता है कि कलानिधि तो कुंभा की है, लेकिन वो ध्यान रखें कुंभा की नहीं, जो कलानिधि पुस्तक है वो मंडन के बेटा गोविंद की है। इतना ध्यान रख लें, यही एग्जाम में यही मिलता है ऑप्शन में, कलानिधि। उसके बाद है रमाबाई जो कुंभा की बेटी थी, जिनको कुंभा ने पहले बता दूं रमाबाई के बारे में कि रमाबाई भी अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी और कुंभा ने उन्हें जावर परगना दे दिया था और उसी के साथ उनको एक वागीश्वरी की उपाधि भी दी गई। रमाबाई को वागीश्वरी भी कहा जाता था। उसके बाद देखो हीरानंद मुनि जो कुंभा के गुरु थे, इन्हें कवि राजा की उपाधि भी दी गई थी कुंभा के द्वारा। तो ध्यान रखिए, हीरानंद मुनि को कवि राजा की उपाधि किसने दी? कुंभा ने। उसके बाद है तिला भट्ट, सोमदेव सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति, ये सब इनके दरबारी विद्वान थे। बात करूं, ये सब जो थे ये जैन विद्वान थे। जैन विद्वान की बात करें तो कुंभा ने जैनों का तीर्थकर भी हटा दिया था। इतना ध्यान रख लें कि जैनों का तीर्थकर किस मेवाड़ के शासक ने हटाया था? तो आंसर रहेगा जैन। आंसर क्या रहेगा? उत्तर क्या रहेगा? जैन। उसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है कुंभा के बारे में कि हम बात करेंगे कुंभा को क्या क्या उपाधियां प्राप्त थी। तो पहला ध्यान रखें हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान का मतलब था हिंदुओं की रक्षा करने वाला। उसके बाद हम बात करें अभिनव भट्टाचार्य, ये उपाधि संगीत प्रेमी होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी। उसके बाद बात करें राणा रासो भी ये साहित्य से संबंधित थे, इस कारण इनको उपाधि किसकी दी गई? राणा रासो की। बात करें हाल गुरु, इन्होंने पहाड़ी किलों का निर्माण करवाया, इस कारण इन्हें उपाधि दी गई। पहाड़ी किलों का निर्माण करवाया, इस कारण इन्हें कहा गया हाल गुरु। उसके बाद बात करें चाप गुरु इनको उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि ये धनुर्धर भी थे, धनुर्धर होने के कारण इनको चाप गुरु की उपाधि दी गई। उसके बाद बात करें परम भागवत और आदि वरा की उपाधि विष्णु भक्त होने के कारण इनको दी गई। परम भागवत और आदि वरा की उपाधि इनको विष्णु भक्त होने के कारण दी गई। ये थी कुंभा की उपाधियां। बता दें कुंभा की मृत्यु कुंभा के बेटे उद्दा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में ही करी थी। इतना ध्यान रख लें। सन 1468 में कुंभा की हत्या कुंभा के बेटे उद्दा ने की, जो मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।